हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज ही ये फटाफट से जुड़ जाइएगा। और आज के सेशन में फिर हम लोग कुछ चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि बेहतरीन सवाल होंगे आज के, उनको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट से एक बार आ जाइएगा। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी से। देख लेता हूँ सबके कमेंट में पहले, तो देखिएगा ज़रा। चर्चा का विषय बना हुआ है आज हमारा क्या? चर्चा का विषय बना हुआ है आज हमारा क्या? आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को समझना है, चर्चा करनी है। उससे पहले एक बात बता देता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं परिवर्तन 2.0 लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स की नीड है या कोई भी कोर्स है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक ही कोर्स की फ़ीस में 70 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेल कर सकते हैं इसके अंदर। सॉरी, 70 से भी ज़्यादा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही कोर्स की फ़ीस के अंदर। तो आप परिवर्तन 2.0 को बहुत ही जल्द, बहुत ही शानदार तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बोलिएगा ज़रा, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही हैं? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? मेरी बातें बताई हुई बातें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताइए ज़रा, फटाफट से बोलिएगा। फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन देखता हूँ कितने लोग लाइव आ चुके हैं, फिर सेशन को शुरू किया जाएगा। आज की क्लास को थोड़ा सा डिले कर दिया गया था क्योंकि आज सुबह मैंने 8 से 10 बजे तक एक मैराथन क्लास रखी थी। अगर आप लोगों ने लाइव अटेंड नहीं की तो लाइव अटेंड ना करने की वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान जो हुआ, लेकिन उसको भी आप क्या कर सकते हैं, भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। आज का रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो चुका है वो। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अभी लेकर के आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन एक तरीके से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। विच पेयर्स आर परमानेंट पोलर इफेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो परमानेंट पोलर इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, मिजोमैरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मिजोमैरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव या इलेक्ट्रोमैरिक है, इलेक्ट्रोमैरिक रेजोनेंस है। जरा बताओ कौन सा इफेक्ट ऐसा है कि जो परमानेंट है, परमानेंट पोलर इफेक्ट है। दोनों दोनों जो इफेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो दोनों के दोनों इफेक्ट्स क्या हों, परमानेंट हों। ऐसा पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया कि परमानेंट पोलर इफेक्ट कौन से इन दोनों में से, इनमें से चार ऑप्शन में से परमानेंट पोलर इफेक्ट कौन सा है? तो देखिएगा भाई, आपको चार इफेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जब भी आपको इफेक्ट की चर्चा की जाती है, इफेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको एक इंडक्टिव पढ़ाया जाता है, एक रेजोनेंस पढ़ाया जाता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया जाता है, और एक आपको इलेक्ट्रोमैरिक पढ़ाया जाता है। तो ये ऊपर के तीन तो परमानेंट होते हैं और ये भाई साहब टेम्परेरी है। ये जब ज़रूरत पड़ती है तब लगता है, अदरवाइज़ ये नहीं लगता है। तो जहाँ पर इंडक्टिव रेजोनेंस, रेजोनेंस को ही मिजोमेरिक भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंडक्टिव और मिजोमेरिक देखो ये वाला ऑप्शन में लिखा गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा गया है इंडक्टिव और मिजोमेरिक, तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाना चाहिए इस सवाल का। बोलो क्लियर है बात या नहीं है? फटाफट से बोल दो, जल्दी से बता दो भाई एक बार फटाफट से, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? जल्दी जल्दी से बोलो फटाफट से। जो भी लोग लाइव हैं एक बार बताते चलेंगे फटाफट से, और फिर ऐसे ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझते हुए भी चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है और पहला क्वेश्चन आपका समझा भी दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए।
ये राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें लिखा है ये राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर मेरी बातें? बोलो जरा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको देखना है क्या कि वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टडिंग फ्री रेडिकल, मॉडर्न मेथड इसमें से कौन सा है फ्री रेडिकल की स्टडी करने के लिए? ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग, फ्री रेडिकल की स्टडी के लिए कौन सा मॉडर्न मेथड है यहाँ पर? IR स्पेक्ट्रा से पढ़ते हो, UV स्पेक्ट्रा से पढ़ते हो, CIDNP से पढ़ते हो, या किससे पढ़ते हो, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा से पढ़ते हो? जल्दी से बोलिएगा बेटा जी, जल्दी जल्दी बोलो, कौन से वाले इससे पढ़ते हैं आप इसको? कौन से वाले टेक्निक से, मॉडर्न मेथड से फ्री रेडिकल की स्टडी की जाती है? बताइए जरा, जरा मुझे जवाब दीजिएगा इस चीज़ का, जवाब दे दो भाई फटाफट से एक बार। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई? क्या समस्या हो रही है आज? अब देखिएगा, CINDP का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि फ्री रेडिकल की स्टडी के लिए CINDP का यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? केमिकली इंड्यूस्ड डायनामिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन होता है। केमिकली इंड्यूस्ड डायनामिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन होता है, और इसी मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग क्या? स्टडी करने के लिए, फ्री रेडिकल की स्टडी के लिए इसी मेथड का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है -I इफेक्ट इज लार्जेस्ट फॉर, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट कौन लगाएगा इन चारों में से? फ्लोरीन लगाएगा, क्लोरीन लगाएगा, C2H5 लगाएगा, या फिर NO2 लगाएगा? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, -I ये तो लगाएगा नहीं कभी भी। अब -I का जब ऑर्डर मैंने पढ़ाया था, -I इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाया था बेटा, तो उसमें ऑर्डर भी लिखवाया गया था, और ऑर्डर जब लिखवाया गया था तो उसमें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि NO2 जो है NR3 पॉजिटिव सबसे आगे आता था। NR3 पॉजिटिव जो था वो सबसे आगे आता था इसके अंदर। उसके बाद जो था वो क्या आता था? फिर आता था NO2 ही आता था उसके बाद इसके अंदर। तो NO2 क्या होगा? सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट अप्लाई करेगा यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा
हाँ जी गुंजन जी, गुड मॉर्निंग है। रमेश जी को राम राम है भाई, राम राम है। देखिए थोड़ा नेटवर्क का एरर था, उस वजह से मैंने ना एक बार थोड़ा चेक कराया है टेक्निकल टीम से, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी सही चल रहा है, अभी सही तरीके से दिख रही चीज़ें। तो देखिएगा, अब शुरू करते हैं हम लोग आगे चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। सबसे पहले पूछा जा रहा है हमसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है एक, तो ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H। फिर एक बेंजोइक एसिड लिखा है, एक लिखा है बेंजोइक एसिड COOH। एक लिखा है क्या, बेंजाइल अल्कोहल। एक लिखा है फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब फिनोल होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, और इस पर O- जो बनेगा H+ निकलने के बाद वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए वीकेस्ट एसिड क्या होगा, यहाँ पर नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। और स्टेबिलिटी कब होगी कॉन्जुगेट बेस की, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बेंजाइल अल्कोहल क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या बता रखा है मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के। क्लियर बातें, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो फटाफट से, क्लियर हो रही है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। लीजिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से दिखने लगा होगा आपको। इन दिस सिंगलेट एंड ट्रिपलेट state of methylene radical the unshared electrons are respectively। सिंगलेट, पहली बात तो ये मिथाइलिन क्या होता है, इसे मिथाइलिन कहते हैं हम लोग, मिथाइलिन है ये। ठीक है, ये एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, SM बराबर 2s+1 होता है। तो इसके केस में 2s+1 की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, 1, इसलिए सिंगलेट कहलाता है। इसमें SM बराबर 2s+1 जो है वो 3 आता है, इसलिए ट्रिपलेट कहलाता है। और इसमें 1 क्यों आता है, क्योंकि टोटल स्पिन S टोटल कितना है यहाँ पर, +1 और -1/2, तो 0 होता है। तो 0 रखोगे, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगलेट के अंदर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इस स्पिन के होते हैं अनपेयर्ड, एक स्पिन के ही होते हैं। इस तरीके से इसके केस में क्या होगा, पेयर्ड होगा। पहले केस में क्या होगा, पेयर्ड होगा। दूसरे केस में क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। ये केस होता है यहाँ पर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो तरीके की कार्बीन होती है ये, सिंगलेट ट्रिपलेट मिथाइलिन रेडिकल भी कह सकते हो, या इसको कार्बीन भी कह सकते हो। इसी को कार्बीन भी कहा जाता है, कार्बीन भी इसी का ही दूसरा नाम होता है। बोलो क्लियर बातें या नहीं, क्लियर हो गई बातें या नहीं हो गई। छठे नंबर पर एक सवाल आ जाता है आपके पास, क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही बेहतरीन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो ए NH3, Br पॉजिटिव, BF3 और H पॉजिटिव। तो NH3 बेटा जी सिंपल सी बात हमें पता है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि NH3 क्या होता है, ये है NH3 और इसके पास बैठा है एक लोन पेयर, लोन पेयर बैठा है, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है ये। और न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास के। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 6 के 6 बहुत ही शानदार सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैं, है ना। बढ़िया बढ़िया तरीके के सवाल हैं आपके पास, ठीक है। शानदार तरीके से आपको समझ भी आ रहे होंगे चीज़ें, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है अब ये, द लीस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज, इनमें से सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा। बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन का ए आंसर। रमेश जी बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब देखिएगा पूछ रहा है इनमें से कौन सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कह रहा है, तो CCl3COOH है पहला ऑप्शन। तो CHCl2COOH है दूसरा ऑप्शन। उसके बाद CH2ClCOOH है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है CH3COOH। तो भाई जितने ज़्यादा क्लोरीन लगते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसके पास बेचारे के पास कोई भी क्लोरीन नहीं है, इसके पास कोई भी क्या है, क्लोरीन नहीं है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा, सबसे कम एसिडिक होगा कि नहीं होगा। यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और नॉट। बोलो क्लियर है बात। क्वेश्चन कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हमने निपटा डाले हैं, 7 क्वेश्चन कर दिए हमने आज की क्लास के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाता है अब 8वां सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से चारों में से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि CN नेगेटिव जो है वो एक बार नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। अगर इसको NC नेगेटिव लिख दिया तो इस तरफ से भी जुड़ सकता है। साइनाइड आयन है या आइसोसाइनाइड, दोनों बन सकते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रमेश जी बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, एकदम फर्स्ट क्लास। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी, फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है क्लियर है बातें। चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन करेगा, CN- एक्ट करेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। क्लियर बातें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। फिलहाल के लिए सवाल का आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। क्लियर मेरी बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है क्या, बिल्कुल सही बात है। चलिए 9 क्वेश्चन नंबर का आंसर मुझे सही बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है। अगर मैं बता दूं तो बता देता हूं, क्या मैलिक एसिड क्या होता है और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, यही मुझे बताना पड़ेगा आपको बस। तो मैलिक एसिड होता है ये, मैलिक एसिड होता है ये, ठीक है। ये सिस फॉर्म होती है इसकी, इसको मैलिक एसिड कहते हैं हम लोग। और फ्यूमेरिक एसिड इसी की ट्रांस फॉर्म को कहते हैं हम लोग। इसी की अगर ट्रांस फॉर्म बन जाए ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर COOH यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन यहां पर अगर H+ निकलता है, यहां से अगर H+ निकलता है ना बेटा, तो H+ निकल जाने की वजह से क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और ये जैसे ही हो जाएगा स्टेबलाइज्ड, तो इस वजह से ही के
वन जो होगा वो K1 डैश से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर K2 की बात करोगे, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो भाई अभी ये क्या है, स्टेबल है, और जब ये टूटेगा C+O- में हो जाएगा, तो स्टेबल से कहाँ जाएगा, अनस्टेबल में जाएगा ये, अगर सेकेंड H+ भी निकालोगे। लेकिन ये क्या है, अपोजिट साइड में है, तो टूट के निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा ही होगा, बल्कि अपोजिट साइड में है, तो K2 डैश जो होगा ना वो ज़्यादा होगा K2 से। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर आप देखोगे कि भाई जो ऑप्शन सही दिखेगा, K1 ज़्यादा K1 डैश से ज़्यादा वाला ऑप्शन दिख रहा है। चार ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो ये वाला तो गलत हो गया बिल्कुल। ठीक है, K2 ज़्यादा है K2 डैश से, तो ये भी गलत है। K1 डैश ज़्यादा है K1 से, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं हुई? रमेश जी फटाफट से बताइएगा, जल्दी से फटाफट से बोलिएगा, एक बार क्लियर तरीके से बताइएगा ज़रा। फटाफट बोलो भाई, बेहतरीन तरीके से बता दो, है भाई, जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट से मेरे मित्रों दोस्तों। अरे मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से बताएंगे आप लोग, जल्दी से जल्दी जल्दी से अगर बताएंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें आपको, और चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। क्लियर बातें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बात हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया, यहाँ तक आते आते बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 10वां नंबर का सवाल, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द एसिडिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज, उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस, उसके बाद कहता है बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। बताइएगा जरा कब होगा ऐसा कि एसिडिटी बढ़ेगी, बताइए जरा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एसिडिटी बढ़ेगी कब, एसिडिटी कब बढ़ेगी, जरा बताओ। आंसर दे दो क्वेश्चन का, राइट आंसर, राइट आंसर दे दो क्वेश्चन का। भाई क्या होना चाहिए? भाई मुझे लगता है कि एसिडिटी बढ़ाने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पाए जाएंगे उतने ही क्या होंगे, उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है रमेश जी, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर आपने दे दिया। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो एसिडिटी भी बढ़ जाती है। एकदम बढ़िया आंसर, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। इससे ज्यादा बढ़िया आंसर कुछ नहीं हो सकता इसमें। बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत लिखा गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, बेहतरीन बेहतरीन 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब इन पे लगा लो सब पे रेडिकल, रेडिकल नहीं लगाया गया इन पे। कहा जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल इज,
सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा इनमें से, इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, यह सवाल हमसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी से बता दो बेटा जी, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, फटाफट से एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देंगे कि ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी बताइएगा कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले मैं आप लोगों के आंसर देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या होना चाहिए। बोलो भाई बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने मैराथन अटेंड नहीं करी है तो मैराथन को आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कुछ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के क्वेश्चन डिस्कस किए आज की मैराथन में। मैंने अभी जो 8 बजे सुबह मैराथन लिए मैंने, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पूरी यानी केमिस्ट्री का पूरा मिक्सचर बना करके आज मैराथन लिया मैंने। ठीक है, तो शानदार तरीके से उसको समझने के लिए बढ़िया तरीके से रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं अगर आपने लाइव अटेंड नहीं करी है वो। और ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बाय 3 फिनाइल रिंग्स, 3 फिनाइल रिंग्स की वजह से क्या होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है 3 फिनाइल रिंग लगने की वजह से। इसलिए क्या होता है, इसीलिए ही क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल, यानी सबसे ज्यादा फ्री स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है, यही वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इनमें से। अगला सवाल बता दीजिएगा मुझे, जरा आंसर दे दो इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। HCOOH होगा, CH3COOH होगा, CH3CH2COOH होगा, CH3CH2CH2COOH होगा। जरा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होने वाला है, बोलो भाई जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, सही उत्तर क्या होगा अगले क्वेश्चन का, फटाफट से बोल दो जल्दी से। बताइए भाई, रमेश जी बताइएगा, रमेश कुमार वर्मा जी, राइट आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। बढ़िया बढ़िया आंसर आने चाहिए, बढ़िया तरीके से आंसर मिल जाना चाहिए भाई। ए ऑप्शन, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज नो प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड, इसके साथ कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, प्लस आई वाला ग्रुप कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, देयरफॉर मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इसी का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसी की ही होगी। तो आज के हमारे पास 3 सवाल और बच जाते हैं अभी। बिल्कुल गुंजन, एकदम बढ़िया आंसर दिया आपने। ठीक है, 3 सवाल और बच जाते हैं हमारे पास। 3 सवाल में क्या आ जाता है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2इन4 इसको बताओ जरा, इस सवाल का उत्तर दे दो मुझे। मैं भी इस सवाल को जरा सोल्व करूंगा, आप भी सोल्व करो इसको, क्योंकि भाई मुझे भी ऐसे याद तो है नहीं, है ना, मुझे भी ऐसे याद तो है नहीं। वैसे बता सकता हूँ मैं, वैसे बता सकता हूँ मैं, राइट आंसर दे सकता हूँ बिना कैलकुलेट किए भी। देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग देते हैं, आप में से कितने लोग लाइव राइट आंसर देते हैं इसमें।
बताइए ज़रा, बताइएगा, बोलो बोलो, फटाफट बोलो भाई। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो भाई, फटाफट बोलो बेटा जी। क्या ऑप्शन दिया भाई आपने इसका? क्या आंसर दे रहे हो इसका? बोलो बोलो फटाफट से, इसका आंसर ही नहीं दिया यार। पेंटेन बना लो, लो भाई पेंटेन बना दिया। 2 पे ईन कह रहा है डबल बॉन्ड लगा दो, 4 पे आइन कहता है ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, CH, H, CH3। तो 1 पाई बॉन्ड ये रहा और 2 पाई बॉन्ड ये रहे, तो 3 पाई बॉन्ड वाला आंसर सीधा सीधा मिल गया हमें। तो हमें तो 3 पाई बॉन्ड वाला आंसर सीधा सीधा मिल गया। रमेश जी बढ़िया आंसर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास आपने, एकदम बढ़िया आंसर दिया आपने। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आसान सा सवाल था ये तो, बिल्कुल लड्डू सवाल था, बिल्कुल बकवास सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा। बेंजाइल फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज 7 p ऑर्बिटल्स, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 p ऑर्बिटल, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 6 p ऑर्बिटल, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 p ऑर्बिटल, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा आंसर सही होगा? डी क्यों होगा भाई? अरे गुंजन जी डी क्यों होगा इसका आंसर? है डी कैसे हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड का है, 3 पाई बॉन्ड है उसमें, गलत आंसर दे दिया आपने। बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है? ये होता है, पहली बात तो एरोमेटिक होने के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होना चाहिए। तो 4n + 2 पाई यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तभी एरोमेटिक है वो, यानी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। उसके अलावा इस रिंग के ऊपर ही क्या है, 6 p ऑर्बिटल भी बैठे हुए हैं ऐसे, तभी तो पाई बॉन्ड बन रहा है ये, तभी तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ये। तो 6 p ऑर्बिटल्स भी है, ठीक है। तो 6 ही p ऑर्बिटल होंगे और 6 ही क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी ये एरोमेटिक कहलाएगा। एरोमेटिक पूछा है कि एरोमेटिक है, बेंजाइल फ्री रेडिकल एरोमेटिक है, क्यों है? तो 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक है ये। बोलो क्लियर है मेरी बातें या नहीं है? जरा बता दो यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट से, जरा बोल दो फटाफट, समझ में आई बातें या नहीं आई? क्लियर हो गई बातें या नहीं हो गई हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए इस सवाल का। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का। पिक आउट द पेयर ऑफ मेसोमेरिक फॉर्म्स। मेसोमेरिक फॉर्म्स कौन सी है इनमें से? कौन सा मेसोमेरिक फॉर्म बना रहा है? कौन सा मेसोमेरिक फॉर्म बना रहा है? ये आपसे सवाल पूछा गया भाई, है ना। CH2 CH3, ये यहाँ पर CH3 होगा ना भाई। ये सही करना था इसको, ये O-, ये ऑप्शन। क्लियर हो रही है बातें? अब देखिएगा मेसोमेरिक फॉर्म में क्या होता है
ये देखो, ये जो है ये तो टोटोमेरिज्म है, ये भी टोटोमेरिज्म दिख रहा है मुझे। ये नीचे के दो तो मुझे क्या दिख रहे हैं, टोटोमेरिज्म हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब ऊपर वाले में कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा मुझे। ऊपर वाले में तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के और यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया इस पर, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में क्या दिख रहा है मुझे, इस केस में दिख रहा है मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर OH बन गया और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, यानी क्या बन गया, ये कुछ उस तरीके का बना जैसा कि किस केस में बनता था। बना तो ये कीटो इनोल जैसा ही है, लेकिन मीजोमेरिक, यानी कि होता क्या है इसके अंदर, अगर मैं सही तरीके से दिखा दूं इसको मैं सही तरीके से दिखा दूं तो इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई है कि यहाँ से डबल बॉन्ड निकला, ये O- यहाँ पर बना है। ये इस तरीके की जो चीज़ें होती है इसी को मीजोमेरिक फॉर्म कहते हैं हम लोग। यही क्या है, मीजोमेरिक फॉर्म है, यानी रेजोनेंस फॉर्म है, ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स है, ये रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है इनके अंदर। रुको, इसको भी माइनस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, CH2 पर माइनस चार्ज, यहाँ पर CH2 पर माइनस चार्ज। ये क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक थी इसके अंदर, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन गई, मिजोमेरिक फॉर्म बन गई। बाकी केस में मिजोमेरिक फॉर्म्स नहीं बन रही है, यानी रेजोनेटिंग फॉर्म्स नहीं बन रही थी। क्लियर हुई बातें या नहीं हुई, बोलो जरा। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। बोलो अगर यहाँ तक की बातें समझ में आई, क्लियर हो गई तो बता दीजिएगा भाई एक बार फटाफट से, जल्दी जल्दी बोल के बता दो कि चीज़ें हो गई क्लियर या नहीं हो गई, कुछ क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोल दो। फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेहद अच्छे तरीके से आपको। फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा जी। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिएगा भाई, फटाफट से बोलो। चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए चलिए फिर, बहुत बढ़िया। आज के सेशन को फिर हम रखेंगे इतना ही। 15 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे, हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने क्या की, चर्चा की। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में, रिमेनिंग चीज़ों के बारे में। उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने अटेंड नहीं की थी क्लासेस, ठीक है, किसी ने क्लासेस अटेंड नहीं की थी या जो मैराथन आज हुई है वो अटेंड नहीं की थी, तो वो आप जा करके देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं उसको, रिकॉर्डेड सेशन को देख लेंगे। बेहतरीन सवाल उसके अंदर कराए थे मैंने। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में फिर और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ।